करने जा रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 9, चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसी चैप्टर में अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी से हमको कहीं ना कहीं पता चलेगा कि एटम की जो वैलेंसीज होती हैं, ये एलिमेंट की जो वैलेंसीज होती है वो किस तरीके से डिफाइन की जाती है, वैलेंसीज हम निकालते कैसे हैं, तो इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलेगा। तो आज इस लेक्चर को शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे को। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, पहले इसको डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कहेंगे कैसे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन मतलब अरेंजमेंट। इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर किस तरीके से अरेंज होते हैं, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स within an atom is called इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किसी कहेंगे किसी इलेक्ट्रॉन का जो एटम के अंदर अरेंजमेंट होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब एटम हमको पता है एटम क्या होता है, एटम के सेंटर में होता है एक न्यूक्लियस और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होती है, इमेजिनरी और इनविजिबल शेल्स प्रेजेंट होती हैं। शेल या ऑर्बिट या फिर हम कहें एनर्जी लेवल, वो प्रेजेंट होते हैं उस न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो उसको बनाते हैं, डेफिनेशन नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। एटम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है एटम का सेंटर। तो ये हमने न्यूक्लियस बना दिया। अब इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होंगी, हमारी शेल्स। इसके चारों तरफ हमारी शेल्स प्रेजेंट होंगी इमेजिनरी। तो ये हमारा न्यूक्लियस है, इस पे क्या है हमारा पॉजिटिव चार्ज है और इसमें क्या है हमारे प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब शेल्स बनाते हैं हम, या फिर एनर्जी लेवल कह लें या फिर हम इन्हीं को कह लें ऑर्बिट्स। इस तरीके से मैंने इसमें 4 ऑर्बिट्स बना दिए, या फिर कहूं कि 4 एनर्जी लेवल्स बना दिए, या फिर 4 शेल्स बना दिए। ये क्या होंगी, स्फेरिकल शेप में होगी। ये तो 2D में बना है, ये 3D में होगा। ये ऐसा स्ट्रक्चर पूरा 3D में होगा। एटम एक बॉल की तरह दिखेगा ऊपर से देखने पे, स्फेरिकल शेप में। ये क्या होंगी, शेल्स, ऑर्बिट्स। तो इन शेल्स की नेमिंग कैसे की गई है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कैसे की गई है। जो सबसे छोटा शेल है, जो सबसे न्यूक्लियस के सबसे पास है जो शेल, उसको नाम दिया गया के शेल हमारा, के शेल है हमारा ये। फिर उसके बाद एल, एम शेल और एन शेल। जो सबसे बाहर वाला शेल है वो एन शेल है। इसी के बाद और भी शेल्स होंगे, ओ और पी, लेकिन हम मेनली इन 4 शेल्स को डिस्कस करेंगे। तो एटम का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो इन 4 शेल्स में होगा। जब वो एटम के अंदर होगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इन 4 शेल्स में जाके होगा। तो अब मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी, डाल्टन के मॉडल में हमने बताया था, डाल्टन मॉडल नहीं सॉरी, बोर्स एटॉमिक मॉडल में हमने बताया था क्या, कि कोई भी शेल होगी उसकी एक पर्टिकुलर लिमिट होती है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकती है। एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही कोई भी शेल इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर पाती है। तो इन सब की जो लिमिट होंगी वो भी अलग अलग होंगी। के शेल कुछ अलग इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की कैपेसिटी होगी, एल शेल की अलग होगी, एन शेल की अलग होगी, एन शेल की अलग होगी। तो इनकी जो कैपेसिटी होती है वो हम कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, एक फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कैपेसिटी का, 2n²। 2n², यहाँ पे n जो है, 2 तो हमारा नंबर है, n का स्क्वायर, और n यहाँ पे क्या है हमारा, n है नंबर ऑफ शेल काउंटिंग में। इसको अगर हम न्यूमेरिकल काउंटिंग दे दो, k के नीचे मैं 1 लिखता हूं, फिर l के नीचे 2, n के नीचे 3 और n के नीचे 4। इस तरीके से मैंने इनको नंबर्स में भी काउंट कर दिया। अब यहाँ पे जो n है ये वाले नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं बात करता हूं के शेल के लिए, कि के शेल जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है। तो के शेल का जो नंबर है वो हमारा 1 है। तो यहां पे इस फॉर्मूले में लिखते हैं, 2n² हमारा फॉर्मूला था,
2 हमने एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे 1 है हमारा नंबर, इनटू 1 और उसका क्या करता है स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर हमें पता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, यानी के शेल जो होगा हमारा वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है। के शेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकते। के ऑर्बिट कह लें या फिर हम इसको, या फिर हम एनर्जी लेवल कह लें, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहां बना दिया और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे बना दिया मैंने, तो ये मैंने के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। अब एल शेल की बात करें, एल शेल की बात करें तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाती है 2, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, यहाँ पे मैंने 2 का स्क्वायर लिखा, n की जगह पे मैंने 2 लिखा। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 तो एज इट इज लिखेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और इज इक्वल टू आंसर क्या आ गया 8, यानी हमारा जो एल शेल होगा सेकंड नंबर का शेल वो 8 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर लेगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ कर देते हैं इसमें रैंडमली, ये इलेक्ट्रॉन्स आपको कहीं भी बना देते हैं रैंडमली, इनका ऐसा कोई नंबर नहीं है कि इतने ही इलेक्ट्रॉन्स हमको बनाने हैं, ये कहीं भी बस काउंटिंग में सेम होने चाहिए, बाकी इनको हम कहीं भी बना सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो इस वीडियो को मुझे पॉज करना पड़ा था क्योंकि यहाँ पे इस वक्त आप देख ही सकते हैं गर्मी का मौसम बहुत है, तो थोड़ा सा मुझे पॉज करना पड़ा इस वीडियो को। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो एल शेल के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया इस नंबर को, तो अब हम इसको काउंट करते हैं एटम्स, इलेक्ट्रॉन हमने कितने बना लिए 1 2 3 4 और 5, 5 इलेक्ट्रॉन्स मैंने बनाए, 3 और बनाने हैं। तो इस तरीके से मैंने इसमें इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। के शेल में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बनाए और एल शेल में मैंने 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाए, यानी अगर हम टोटल देखें तो के और एल को मिला के कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए अब इस एटम में। इसी तरीके से और भी शेल्स के लिए हम इस नंबर को निकाल सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड करेगा, निकालते हैं। एम शेल के लिए तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, यहाँ पे नंबर हमारा 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18, यानी ये जो हमारा एम शेल है थर्ड नंबर का शेल, ये हमारे 18 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है, इसमें हम 18 इलेक्ट्रॉन्स को फिल्ड कर सकते हैं। अब आप इसको ऐसे याद ऐसे समझिए कि इतने इलेक्ट्रॉन्स को क्यों ऑक्यूपाई कर पा रहा है, क्योंकि इस शेल का साइज छोटा है, ये शेल छोटा है हमारा, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकता, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम ही आएंगे। लेकिन ये वाला शेल जो है ये बड़ा शेल है, तो इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं हमारे, इस वजह से जब जैसे जैसे शेल का साइज बढ़ता जाएगा उनकी इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी। तो एम शेल के लिए हमने देख लिया 18 इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी होती है। अब हम देखते हैं लास्ट एन शेल के लिए, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 32, यानी एन शेल जो है हमारा वो 32 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है, इसकी कैपेसिटी बाकी सबसे ज्यादा है, ये 32 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई कर सकता है, कैरी कर सकता है, होल्ड कर सकता है। तो ये क्या है हमारे शेल्स, ऑर्बिट्स या फिर एनर्जी लेवल्स, और इनकी ये कैपेसिटीज हैं इलेक्ट्रॉन होल्ड करने, ये इनके नंबर्स हैं, इनकी कैपेसिटीज मैं इनके ऊपर लिख देता हूं या फिर मैं यहाँ पे एक चार्ट बना देता हूं। के शेल होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई करेगा, एल होगा वो हमारा 8 को करेगा, 18 को करेगा, 32, तो ये मैंने इनकी कैपेसिटीज लिख दी। के जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करेगा, एल शेल जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करेगा, एम शेल 18 इलेक्ट्रॉन्स को, एन शेल 32 इलेक्ट्रॉन्स को। निकालने का इनको फार्मूला क्या है 2n स्क्वायर, ये फॉर्मूला है 2n स्क्वायर, नंबरिंग करनी है जो सबसे अंदर है, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस के जो सबसे पास है वहां से शुरू करना है 1 2 3 4, नंबरिंग करते हुए इस फॉर्मूले को लगाना और हमें कैपेसिटीज मिल जाएंगी, तो उतने इलेक्ट्रॉन्स को ये होल्ड कर सकता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है। किस तरीके से अब हम देखते हैं इसको लिखते कैसे हैं, जब हम इसको लिखेंगे तब किस तरीके से इसको लिखेंगे, तो उसके लिए एग्जांपल लेते हैं हम सोडियम का, सोडियम के लिए देखेंगे अभी हम कि क्या इसमें लॉजिक लगाना है हमको इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हुए। अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो हम उस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करेंगे। तो अब हम देखते हैं सोडियम का एग्जांपल लेते हैं। सोडियम Na उसका सिंबल होता है सोडियम का, और सोडियम का एटॉमिक नंबर, यहाँ पे एटॉमिक नंबर का हम यूज करेंगे, एटॉमिक नंबर यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज होगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर है हमारा 11, 11 जो है हमारा सोडियम का एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक मास होता है इसका सोडियम का 23 अप्रॉक्स, 23 एटॉमिक मास यूनिट्स इसका मास होता है सोडियम का। एटॉमिक नंबर की बात करें अगर हम, तो ये क्या है 11 है इसका एटॉमिक नंबर। तो अब 11 इसका एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब क्या है कि इसमें 11 क्या है हमारे प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम क्या कहते हैं
एटॉमिक नंबर, इसमें 11 अगर प्रोटॉन है तो इसमें 11 न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स भी होने चाहिए, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो एटम के अंदर बराबर होते हैं, तभी तो एटम पे जीरो चार्ज होता है। अगर इसमें 11 प्रोटॉन है तो 11 ही इसमें न्यूट्रॉन होंगे। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सोडियम के पास हमें दिख रहा है 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम सोडियम एटम ड्रॉ करते हैं, ये मैंने बना लिया सोडियम का न्यूक्लियस। अब हमें यहाँ क्या देखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में तो होता नहीं है, न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में न्यूक्लियस का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता। हम तो इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन बनाते हैं हम। ये बन गया न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ मैंने बना दी एक शेल, के शेल, हमारी फर्स्ट शेल जो होती है के शेल। ये हमारी के शेल बन गई, ये बन गई हमारी एल शेल, और ये बन गई हमारी एम शेल। ये मैंने 3 शेल बना दी, ये हमारी के शेल, ये एल और ये एम। तीन ही शेल्स में इसका काम हो जाएगा सोडियम का। के शेल हमको पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की कैपेसिटी रखती है के शेल जो है हमारी। तो इस 11 में से अब हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल इस एटम में। सोडियम के एटम में हमें दिख रहा है इलेक्ट्रॉन 11 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो इसीलिए अब 11 जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको हम इसमें कैसे फिल करेंगे। तो अब देखते हैं के ऑर्बिट, के शेल जो है, के ऑर्बिट जो है, इसमें हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे के शेल में आ गए या फिर के ऑर्बिट में आ गए। अब बढ़ते हैं आगे, 2 हमने इसमें भर दिए। अब एल शेल जो होता है, एल शेल की हमारी कैपेसिटी कितनी होती है, 8 इलेक्ट्रॉन्स की। 8 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है हमारी एल शेल की, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। एट इलेक्ट्रॉन्स मैंने एल शेल में फिल कर दिया। अब मेरे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए कितने, 10 इलेक्ट्रॉन्स। 2 ये अंदर वाले हो गए और 8 बाहर वाले हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 11 से टोटल 10 हमने फिल कर दिया, बचा 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम एम शेल में डालना पड़ेगा, उसको हमें एम शेल में डालना पड़ेगा। तो एम शेल में डाल दिया। अब एम शेल को पूरा भरने के लिए हमें चाहिए थे 18 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन हमारे पास एक है, तो जरूरत तो है नहीं हम पूरा भरें। इसको हमें जितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो उतने फिल करने, बस ध्यान रखना है कि किसी शेल में जो उसकी लिमिट है उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम फिल ना कर दें। जैसे कि इसमें हमने गलती से 3 ना फिल कर दिए हो, तो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, इसमें 8 और इसमें 18। अगर होते तो इसमें 18 हो जाते, लेकिन है ही नहीं, तो हम जबरदस्ती तो इलेक्ट्रॉन ला नहीं सकते, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन उसमें रख दिया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन किस तरीके से उसमें एटम में फिल्ड है। अब देखते हैं इसको लिखेंगे कैसे। लिखेंगे इसको ऐसे कॉमा करके, 2, 8, 1 शेल्स के हिसाब से कॉमा करके लिखेंगे। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 लिखा कॉमा, सेकंड शेल में फिर 8 है तो फिर 8 लिखा, फिर उसके बाद कॉमा, और फिर लास्ट शेल में हमारा 1 है, तो यानी यहाँ पे हमने 1 लिखा। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का तरीका। तो ये तो हो गई यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं इससे हम वैलेंसी कैसे निकाल सकते हैं, कि कोई इलेक्ट्रॉन एटम को डोनेट करेगा या एटम को एक्सेप्ट करेगा, वो हम कैसे निकाल सकते हैं इसकी मदद से, वैलेंसी की मदद, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से। तो उसको एक बार देख लेते हैं, इसी एग्जांपल में देखते हैं। अब कोई भी एटम क्या कोशिश करता है, कोई भी एटम ये कोशिश करेगा, कोई सा भी एटम हो, कि वो इन शेल्स को कंप्लीट करे, कोई भी ऐसा शेल ना रह जाए उसके पास जो कि इनकम्प्लीट हो। कोई भी ऐसा शेल ना रह जाए जो इनकम्प्लीट हो। वो क्या करेगा, इन शेल्स को फिल करने की कोशिश करता है। अगर वो शेल जितनी ज्यादा फिल हो गई वो उतना ज्यादा स्टेबल हो जाता है। अब यानी अगर हम देखें तो इसकी बाहर वाली जो शेल है, एम शेल जो है इस एटम की, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और वो होल्ड कर सकती है 18 इलेक्ट्रॉन्स को। तो यानी कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, तो यानी अनस्टेबल एटम हो गया। ये यहाँ पे एटम क्या हो गया हमारा, अनस्टेबल हो गया। तो अनस्टेबल होने के, अब इसको स्टेबल होना है, इसको क्या होना है, स्टेबल होना है। तो इसके पास 2 ऑप्शन है स्टेबल होने के लिए, या तो ये कहीं से 17 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर ले, अट्रैक्ट कर ले अपनी तरफ, 17 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, तो बाहर वाले शेल में 18 पूरे हो जाएंगे। एक तो ये तरीका है कि कहीं से बाहर से 17 इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया इसने, या फिर एक तरीका अगर ये इस वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, इस वाले एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, तो क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन गया, अब बचे इसके पास ये वाले इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी ये वाला शेल तो हमारा फील्ड है, एल शेल जो है वो हमारा कंप्लीटली फील्ड है। एम शेल वाला एक इलेक्ट्रॉन था उसको भगा दिया इसने, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे एम शेल तो फिर खत्म हो जाएगा,
इतने शेल बचे और ये क्या है, कंप्लीटली फिल्ड हो गया। कंप्लीटली फिल्ड हो गया मतलब ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। पहले के कंपैरिजन में स्टेबल हो गया। तो सोडियम क्या करता है हमारा, स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। क्योंकि क्या ज्यादा आसान है, इसके लिए क्या ज्यादा आसान है, 17 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना ज्यादा आसान है या एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना ज्यादा आसान है। एक घर में हमको, हमारे पास दो ऑप्शन है, एक घर है हमारे पास, उसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम बाहर से 17 लोगों को घर के अंदर ले आए या फिर एक को बाहर निकाल दें। अगर हमको घर को स्टेबल करना है, घर को स्टेबल करने के लिए या तो हम एक को बाहर निकाल दें, हम 17 को ले आए। तो 17 को लाना ज्यादा आसान है या एक को निकालना, एक को निकालना ज्यादा आसान है। इसने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन को निकाला है इसने, पॉइंट की बात, एक इलेक्ट्रॉन को निकाला है, लेकिन प्रोटॉन अभी भी उतना ही है इसके पास। इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया, प्रोटॉन उतना ही है इसके पास। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, प्रोटॉन तो यहाँ पे 11 है, प्रोटॉन यहाँ पे 11 है और इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने हो गए, 10 रह गए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने 11 में से निकाल दिया। तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक +1 चार्ज आ जाएगा इस पे जब ये इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। इसीलिए सोडियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है हमारी +1। ये क्या है, हमारा कैटायन है। सोडियम हमारा कैटायन बनाता है, क्या, Na पॉजिटिव, Na+1 वाला कैटायन बनाता है हमारा सोडियम। कैटायन एनायन हमने पिछले चैप्टर में एक वीडियो डाला था छोटा सा, उसमें बताए थे। तो ये कैटायन बनाता है हमारा जो सोडियम है। सोडियम कैटायन कैसे बनाता है, स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को इसने बाहर निकाल दिया तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बचा रह गया, क्योंकि नेगेटिव कम हो गया, पॉजिटिव अभी भी उतना है। तो एक पॉजिटिव चार्ज आया तो इसने कैटायन बनाया। अब ये क्या करेगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया, अब ये स्टेबल हो गया। अब ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब ये क्या करेगा, लेकिन ये रिएक्ट करेगा। अब ये क्या करेगा, इसके पास क्योंकि अब ये प्लस चार्ज है, अब ये एक आयन बन चुका। अभी तक ये एटम था, जब इसने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तब ये एक आयन बन गया। आयन हमने डिस्कस किया था कैटायन एनायन, तो अभी एक आयन बन गया कैटायन। तो आयंस क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, रिएक्शन होती है। एनायन क्या करते हैं, कैटायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि एनायन पे नेगेटिव चार्ज होता है, कैटायन पे पॉजिटिव, तो वो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। जिस तरीके से पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, वही फेनोमेना है, अट्रैक्ट कर लेते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को। तो अब एक एनायन का भी एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम ले लेते हैं क्लोरीन को। सोडियम हमने देख लिया, अब हम बनाते हैं क्लोरीन को। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 281। ये निकालना आना कंपलसरी है, ये निकालना आना ही चाहिए। अगर एग्जाम में वैलेंसी भी आ जाती है तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। वैसे तो वैलेंसी याद हो तो अच्छा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखने को आ सकता है। अब हम देखते हैं क्लोरीन। Cl उसका सिंबल होता है, एटॉमिक नंबर होता है 17। 17 हमारा क्या है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है हमारा। तो यानी इसमें 17 प्रोटॉन्स होंगे, 17 ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसको बनाते हैं अब। तो ये हमने बनाया पॉजिटिव चार्ज, मतलब न्यूक्लियस जिसमें हमारे प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। न्यूट्रॉन्स को तो हम बिल्कुल इग्नोर करेंगे इसमें, प्रोटॉन्स को भी इग्नोर करेंगे, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये हमने बनाया न्यूक्लियस। अब हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ शेल्स बनानी शुरू करते हैं। ये मैंने इसके चारों तरफ शेल्स बना दी। तो अब पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने क्या कर दिया, इसमें फिल कर दिए पहली शेल में। सेकंड शेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड शेल में मैंने 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। अब यहाँ पे टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। बाहर वाली शेल को फिल करते हैं। अब 10 यहाँ पे हो चुके हैं। अब हमारे पास बचे कितने हैं, 17 थे हमारे पास। 10 को हमने फिल कर दिया, 7 बचे हैं, तो 7 यानी इसमें आ जाएंगे बाहर वाले में। तो ये मैंने इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स, मैंने 7 इलेक्ट्रॉन्स मैंने बाहर बना दिया। टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। 2 अंदर हैं, फिर 8 उसके बाहर हैं और 7 उसके बाहर हैं। टोटल हो गए 2 + 8 + 7, 17 इलेक्ट्रॉन्स हमारे टोटल फिल हो चुके हैं। लेकिन इसका जो बाहर वाला ऑर्बिट है ये हमारा अभी भी स्टेबल नहीं है। ये अभी भी हमारा स्टेबल नहीं है। तो स्टेबल होने के लिए इसको क्या करना है, स्टेबल होने के लिए क्या कर सकता है, स्टेबल होने के लिए इसके पास 2 ऑप्शन है। इसको चाहिए 18 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं इसको। तो यहाँ पे हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन्स तो हो रहे हैं। अगर इन 3 शेल में भी 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं हमारे, तो भी वो एटम क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। अगर इन 3 को मिला के भी हमारे 18 हो जाए तो वो क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। तो अब देखते हैं स्टेबल किस तरीके से होगा। अब इसके पास बाहर वाले में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दे, 7 इलेक्ट्रॉन्स को इसने बाहर निकाल दिया,
तो अब क्या हुआ, ये वाला शेल तो खत्म हो जाएगा और अंदर वाला शेल बचेगा और ये स्टेबल हो जाएगा। सिर्फ एल यहां तक का एटम बचेगा फिर ये, और उसके बाद ये स्टेबल हो चुका होगा, ये वाला शेल हट जाएगा अगर इसने 7 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। लेकिन इसके पास एक और ऑप्शन है, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम के अंदर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आने से क्या हो गया, इस पूरे एटम में 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने से क्या हो गया, तब भी ये स्टेबल हो गया। 18 इलेक्ट्रॉन्स आने से भी ये स्टेबल हो गया। अब 18, अब इसके लिए क्या आसान है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे या फिर एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। तो इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना ज्यादा आसान है। तो ये क्या करेगा, बाहर से इसको कोई दिख गया, बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, इसने क्या किया, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, तो इसने इसको क्या कर लिया, अपने ऑर्बिट में पकड़ लिया, ये आ गया इसके ऑर्बिट में। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, लेकिन प्रोटॉन अभी भी हमारे पास कितने हैं, 17। प्रोटॉन में तो हमने कोई चेंज नहीं किया, प्रोटॉन हमारे पास अभी भी 17 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज हमारे पास ज्यादा हो गया। तो यानी इस पे चार्ज क्या है, -1। तो ये हमारा एक एनायन होता है, क्लोरीन हमारा एनायन बनाता है। जब ये एटम से आयन बनता है, इसको हम कहते हैं आयनाइजेशन। इसको आयनाइजेशन कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का बाहर आयन बनना, एटम से उसका आयन बनना, आयनाइज हो रहा है, आयन फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। तो जब ये एटम से आयन फॉर्म करेगा तब ये एनायन फॉर्म करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अब यहाँ पे हमारा सोडियम हम इमेजिन कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा Na था। अब Na में अगर आपको याद हो कि एक इलेक्ट्रॉन Na ने बाहर निकाल दिया था, Na ने स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया था, क्लोरीन ने वही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। अब इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे +1 चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी तरफ एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। तो अनलाइक चार्जेस हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और क्या बना लेंगे, NaCl, हमारा जो सॉल्ट होता है NaCl बन जाएगा। तो ये होती है इनकी वैलेंसी। अब एक और टर्म आता है इसमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स। और ये बाहर वाली जो शेल होती है इसको हम कहते हैं वैलेंस शेल। वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, और वैलेंस शेल क्या होगी, आउटर मोस्ट शेल। तो ये दो टर्म्स और आप अपनी तरफ से लिख लेना, वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे आइसोटोप्स, आइसोबार्स के बारे में, और फिर इस चैप्टर को भी एंड करते हैं। फिर हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स 9th क्लास की।